दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में। ड्रग एक्सक्रीशन वह प्रोसेस है जिसमें दवाइयाँ हमारी बॉडी से बाहर की जाती हैं। यह दवाइयाँ या तो मेटाबोलाइट के रूप में या ड्रग के अनचेंज फॉर्म के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं। शरीर के द्वारा दवाइयों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के रूट का उपयोग किया जाता है, जैसे यूरिन, फेसेस, एक्सहेल्ड एयर, सलाइवा एंड स्वेट, बाइल, टीयर्स और मिल्क। सबसे प्रमुख ऑर्गन जो दवाइयों को एक्सक्रीट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है लीवर और किडनी। सबसे पहले बात करते हैं यूरिन के बारे में। किडनी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसके द्वारा दवाइयाँ यूरिन से एक्सक्रीट होती हैं। कई दवाइयाँ इसी महत्वपूर्ण प्रणाली से शरीर के बाहर निकलती हैं। अब बात करते हैं फेसेस के बारे में। फेसेस में दो तरह से दवाइयाँ पहुँचती हैं, जिसमें पहली वह दवाइयाँ जिनके कुछ अंश एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और दूसरा वो जो बाइल के द्वारा फेसेस में पहुँचती हैं। लीवर के द्वारा इन दवाइयों को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर बाइल तक भेजा जाता है। इसके अलावा वह मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 300 से ज़्यादा होता है बाइल के माध्यम से एलिमिनेट होती हैं। अधिकांश दवाइयाँ और उनके साथ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न डीकॉन्जुगेशन ग्लूकोयूरोनाइड्स का एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग के माध्यम से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और फाइनली यह यूरिन के द्वारा ही एक्सक्रीट होते हैं। दवाइयाँ जो बाइल में हाई कंसंट्रेशन को प्राप्त करती हैं वो हैं इरिथ्रोमाइसिन, एम्फिसिलिन, राइफेम्बिपिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फेनोल्फथलीन इत्यादि। कुछ दवाइयाँ डायरेक्टली कोलोन में एक्सक्रीट होती हैं, जैसे एंथ्रासिन परगेटिव, हैवी मेटल। आगे बात करते हैं एक्सहेल्ड एयर के बारे में। तो गैसेस और वोलाटाइल लिक्विड जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स, पैराल्डिहाइड और अल्कोहल लंग्स के माध्यम से एलिमिनेट होते हैं, फिर चाहे वह लिपिड सॉल्युबल हो या ना हो। आगे है सलाइवा एंड स्वेट। इसका महत्व ड्रग के एक्सक्रीशन में काफ़ी कम होता है। सलाइवा और स्वेट के सेक्रेशन में लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, राइफेम्बिपिन और हैवी मेटल सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अधिकांश सलाइवा जिसमें दवाइयाँ होती हैं निकलने के बाद उसी तरह से आगे बढ़ती हैं जिस तरह से ओरल रूट से किसी दवा को दिया जाए। अब हम बात करते हैं दवाइयों का एक्सक्रीशन मदर के मिल्क के द्वारा जो होता है। तो वे दवाइयाँ जो मदर के मिल्क में सिक्रेट होते हैं उसका इम्पोर्टेंस मदर के लिए तो नहीं है, पर फीडिंग करने वाले बच्चे में वो ना चाहते हुए भी वह दवाई उसके शरीर में पहुंच जाती है। मिल्क में ये दवाइयाँ पेसिव डिफ्यूजन से पहुंचती हैं। वह दवाइयाँ जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा और प्रोटीन बाइंडिंग कम होती हैं वह ईजिली मिल्क में डिफ्यूज हो जाती हैं। इस तरह देखा जाए तो बच्चे में पहुंचने वाला ड्रग की मात्रा इतनी कम होती है कि उसका किसी तरह का इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। इस तरह लैक्टेटिंग वुमेन को मेडिसिन तभी लेना चाहिए जब वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। वह दवाइयाँ जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऐसी दवाइयों को लेने से बचना चाहिए। अब हम रीनल एक्सक्रीशन को समझने की कोशिश करेंगे। वह सभी सब्सटेंस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सक्रीशन के लिए किडनी पर निर्भर रहते हैं। यूरिन में उपलब्ध ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स की कुल मात्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन पर डिपेंड करती है। अगर हम इसे फार्मूले के रूप में देखें तो नेट रीनल एक्सक्रीशन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को समझते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में पाए जाने वाली कैपिलरीज के पोर सामान्य कैपिलरी के पोर के मुकाबले में कहीं अधिक लार्जर होते हैं। सभी ड्रग जो प्रोटीन से बाइंड नहीं करती हैं, चाहे वह लिपिड सॉल्युबल हो या लिपिड इनसॉल्युबल, ग्लोमेरुलर में पहुंचकर फिल्टर होती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा दवाइयों का फिल्ट्रेशन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग
और रीनल ब्लड फ्लो पर डिपेंड करता है। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब GFR लगभग 120 ml पर मिनट होता है, जो धीरे धीरे बढ़ती एज के साथ 50 साल के बाद कम होने लगता है और रीनल फेल्यूलर होने पर यह बहुत कम हो जाता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को समझते हैं। यह पैसिव डिफ्यूज़न के माध्यम से होने वाली प्रक्रिया है जो यूरिन के एग्जिस्टिंग pH, उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी और आयोनाइजेशन पर निर्भर करती है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग ग्लोमेरुलर से फिल्टर होने के बाद ट्यूब्यूल्स में डिफ्यूज़ हो जाती है और इस तरह ग्लोमेरुलर से फिल्टर हुआ 99% फिल्टर ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जो ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट होके जो ड्रग आई है उसका 99% फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि नॉन लिपिड सॉल्युबल और हाई आयोनाइज्ड ड्रग ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग का रेट ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब GFR के लगभग बराबर होता है, क्योंकि यह रीएब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता और पूरा का पूरा जितना ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट हुआ है वो पूरा का पूरा ही एक्सक्रीट होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है एमिनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक्स और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। वह दवाइयाँ जो पार्शियली आयोनाइज्ड होती हैं, यूरिन के pH में चेंज आने पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे वह दवाइयाँ जो वीक बेस होती हैं ज़्यादा आयोनाइज हो जाती हैं, जिसके कारण यह एसिडिक यूरिन में कम रीअब्जॉर्ब होती हैं। दूसरा है वीक एसिड नेचर की जो दवाइयाँ हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में आयोनाइज होती हैं, पर वह एल्कलाइन यूरिन में लेस एब्जॉर्ब होती है। इस प्रकार इन दो प्रिंसिपल्स का उपयोग कर ड्रग की पॉइजनिंग को शरीर से हटाया जाता है। जैसे बार्बिचुरेट और सैलिसिलेट की पॉइजनिंग में यूरिन को एल्कलाइज्ड कर पॉइजनिंग को हटाया जाता है, जबकि वीक बेस्ड ड्रग जैसे मॉर्फिन, एम्फेटामिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरिन को एसिडिफाई किया जाता है, जिससे एलिमिनेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया को क्लिनिकल प्रैक्टिस में उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि इसके कारण रैप्डोमायोलाइसिस, कार्डियोटॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाती है, जिसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। एक्सक्रीशन के लिए यूरिन का pH चेंज करना उन दवाइयों के लिए उचित होता है जिसकी pKa वैल्यू 5 से 8 के बीच होती है, क्योंकि इस केस में pH पर डिपेंड पैसिव रीएब्जॉर्प्शन का महत्व होता है। अब हम रीनल एक्सक्रीशन के आखिरी फैक्टर ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2 क्लास के ट्रांसपोर्टर्स की मदद से होती है। यह ट्रांसपोर्टर्स एसिड और बेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह ट्रांसपोर्टर नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स का मतलब यह है कि यह ट्रांसपोर्टर्स किसी विशिष्ट वेट और साइज पर डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग साइज के आइटम्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, पहला है OAT ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर्स और दूसरा है OCT मतलब ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर्स। यह 2 तरह के ट्रांसपोर्टर प्रोक्सिमल ट्यूबल सेल के ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। यदि किसी दवाई का GFR रेट 120 ml पर मिनट से ज़्यादा होता है, यानी रीनल एक्सक्रीशन रेट हाई है, तब यह माना जा सकता है कि एडिशनल ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ होगा। ट्यूब्यूल्स के आर पार दवाइयाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से पहुँचती हैं, जिससे फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन ट्यूबुलर वेसल्स में कम होने लगता है और यह प्रोटीन बाउंड ड्रग के डिसोसिएशन को प्रमोट करता है, जो फिर से ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस में आ जाती है। इस तरह प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए रुकावट पैदा करती है, पर यह ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए ऐसा नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको वाकई यह वीडियो पसंद आया है?
तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या स्टूडेंट के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसका लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।